वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक शानदार मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव कुट्टी काडावू की, जहां जिंदगी हमेशा शांत होती है, लेकिन एक रात उस शांति को तोड़ देता है एक खौफनाक हत्याकांड। एक ऐसी लाश पुलिस वालों के हाथ लगती है जिसमें शरीर किसी और इंसान का और सर किसी और इंसान का काटकर सील दिया गया था। पुलिस को मिलते हैं कुछ अजीब स्केचेस, कुछ छुपाए हुए राज और एक ऐसा क्लू जो सभी को हिला के रख देता है। आखिर किसकी थी वो लाश, कैसे पहचानेगी पुलिस, कैसे होगा पूरी कहानी का अंत, आइए देखते हैं इसको। तो कहानी की शुरुआत एक भयंकर सीन से होती है, जहाँ एक इंसान एक बेहोश लड़की को घसीटते हुए जंगल के बीचों बीच लेके आ जाता है। उस इंसान ने खुद को पूरी तरह से काले कपड़ों से ढक के रखा होता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले कि आखिर वो कौन है। और तब वो इंसान अपने बैग से चेन सॉ निकालता है और बड़ी बेरहमी से उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। काम होने के बाद वो उस लड़की का सर बैग में डाल देता है और बाकी का शरीर सीधे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों कहानी मुड़ती है हैदराबाद के एक छोटे से गाँव कुट्टी काडावू की तरफ, जहाँ एक जीप से अनाउंस किया जा रहा था कि हर साल होने वाला फेस्टिवल इस शनिवार को रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। सभी गांव वाले फेस्टिवल में जरूर आइए। इस चीज को जानकर सारे गांव वाले खुश तो हो जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल था, हर साल का फेस्टिवल होता है जो हमेशा अपने साथ कुछ नया लेके आता है। इस बार फेस्टिवल में ऑर्केस्ट्रा का भी बंदोबस्त किया गया था, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी गाँव में रहता है दोस्तों सोलोमन, एक पुलिस ऑफिसर जिसकी यूनिफॉर्म के पीछे इंसानियत से भरा दिल छुपा हुआ है। मतलब वो हमेशा सभी की मदद करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो एक बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई पागल आदमी क्यों ना हो जाए, वो सबकी मदद करता है बिना कुछ सोचे हुए। अब गांव के एक छोटे होटल के पास रोज सुबह एक पागल आदमी बैठता है। लोग तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सोलोमन का रूटीन कुछ और ही है। जब भी वो होटल से अपना नाश्ता लेने आता है ना, तो वो उसके लिए भी एक प्लेट एक्स्ट्रा बनवाता है। और दोस्तों अब हम इस कहानी के एक और अहम किरदार से मिलते हैं जिसका नाम है जमाल। जमाल गांव में रिक्शा चलाता है। उसकी माँ अक्सर उसके लिए परेशान रहती है कि कब ये शादी करेगा, उसकी उम्र निकलते जा रही है, लेकिन यह दोस्तों की मानता ही नहीं। पर जमाल की नजर पहले से एक लड़की पर है जिसका नाम है एनी। वो डेली उसके रिक्शा में बैठकर अपने काम पे जाती है और जमाल तो सुबह सुबह ही उसको पिकअप करने पहुंच जाता है। और जहाँ कहीं एनी को जाना होता है वो जमाल को फोन करके बुला लेती है। मतलब वो उसका एक तरफ से पर्सनल रिक्शा वाला बन गया था। हालांकि जमाल एनी को तो काफी टाइम से पसंद करता है, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको अपने दिल की बात बता पाए। अगले सीन में पुलिस वाले कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, क्योंकि उनको शक होता है कि ये सब कॉलेज वगैरह में गांजा बेचने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात बताऊं आपको, इस गांव में आजकल कॉलेज वगैरह से बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि जो बच्चे हैं वो नशीली चीजों के आदी बनते जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो जो गुंडे बदमाशों से गांजा खरीद कर बाकी स्टूडेंट्स में सप्लाई करते हैं, वो और खराब कर रहे हैं बच्चों की कंडीशन को। इसी शक पर इनको पकड़ा गया है। लेकिन तभी वहाँ पे एमएलए की तरफ से एक बंदा आकर पुलिस स्टेशन में दस्तक देता है। वो ये कहने के लिए आया था कि तुमने जिसको पकड़ा है उनमें से एक एमएलए का बेटा है और बाकी उसके दोस्त हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दो, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। ऑफिसर भी मजबूर था, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उन लड़कों को आजाद कर देता है। अब अगले सीन में दोस्तों जमाल अपनी माँ के कहने पर एक लड़की वालों के घर जाता है। यहाँ बात बनती तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो ऑटो में बैठकर घर जा रहा होता है ना, तभी विनोद नाम का ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तू रिक्शा ड्राइवर है ना, तो तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? सभी ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहनना होता है। तो जमाल कहता है कि सर मैं कस्टमर लेने नहीं गया था, किसी पर्सनल काम से गया था, बस इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं पहना, लेकिन हाँ आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो विनोद कहता है कि ठीक है 2000 निकाल फटाफट, वरना तेरा रिक्शा जब्त कर लूंगा। जमाल तो दोस्तों रिश्वत देने के बिल्कुल खिलाफ था। वो कह देता है कि सर आपको रसीद काटनी है ना, तो फाइन के हिसाब से बराबर पैसे लीजिए, मैं एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं दूंगा। विनोद भड़क जाता है ये सुनकर कि मुझसे जबान लड़ाता है, अपने आप को बड़ा वकील समझ रहा है क्या तू? तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। वो अभी के लिए तो जमाल को जाने देता है दोस्तों, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। और अब आ जाता है शनिवार का दिन, यानी कि त्योहार का दिन। बड़े धूमधाम से तैयारी होती है, सारे गांव वाले फेस्टिवल में पहुंचकर बड़े एंजॉय करते हैं। उन्हीं में एक फॉरेन यूट्यूबर भी होती है जो अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रही है, और जैसे वो कुछ बंदों की तरफ कैमरा करती है जो जुआ खेल रहे होते हैं, तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमें रिकॉर्ड करने की। वो लड़की उनको समझाने की कोशिश करती है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, पर वो बंदे लड़की होने के बावजूद भी उससे लड़ने लग जाते हैं। देख कर ही लग रहा होता है दोस्तों कि सब नशे में है, पर वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, कराटे चैंपियन थी। वो अपने कराटे मूव से ऐसे उठक पटक करती है ना उन सभी बदमाशों को कि हालत खराब हो जाती है उन सभी की। और ये सीन वाकई बहुत ही कमाल का भी था। सारे लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं, पर तब पुलिस वालों को बीच में आकर मैटर को अपने हाथ में लेना पड़ जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ वो लड़की बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर देती है। हाँ मना कर देती है वो, क्योंकि उसने उन सभी बदमाशों को सबक सिखा दिया था। तो सारे बदमाश उस लड़की को सॉरी भी कहते हैं कि अब से नहीं होगा मैम। वहीं दोस्तों इस फेस्टिवल में जमाल भी आया हुआ था, लेकिन तभी उसको एनी फोन करके अपने पास बुलाती है ताकि फेस्टिवल में जाने के लिए जमाल उसे पिकअप कर सके। इसलिए जमाल तो एनी के घर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गाँव में बड़ी हलचल मच जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को मिलती है एक लड़की की लाश, वो भी उसी के घर के अंदर।
पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और घर की अच्छे से तलाशी ले लेते हैं। सामान भी कुछ ज्यादा बिखरा नहीं होता, लेकिन लड़की के गर्दन पर बड़े गहरे कट के निशान होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मरने के बाद उसको सिलने की कोशिश की गई हो। घर से ढेर सारी नशीली चीजों के पैकेट्स भी मिलते हैं। अब क्राइम सीन को देखकर पुलिस ये अनुमान लगा लेती है कि शायद कुछ बदमाश घर में घुसे होंगे, लड़की के साथ गलत काम करके उसको मार दिया गया होगा। अब आस पड़ोस वालों से पूछने पर पता चलता है कि इस घर में एनी नाम की लड़की रहती थी, जो पिछले 3 महीने से इस गांव में शहर से रहने के लिए आई थी। गांव में उसका कोई परिवार नहीं था, वो अकेले यहाँ पे रहती थी। दोस्तों पता है आपको, ये वही एनी है जिसको जमाल पसंद करता था, जिसको वो हमेशा पिकअप ड्रॉप करता था, पर अब ये मर चुकी है। लड़की की पहचान तो पुलिस वालों को मिल गई, बस अब पता लगाना था कि क्यों और किसने इसकी हत्या की। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना दोस्तों, तो पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है ये सुनकर कि जो लाश उनको मिली है उसमें सर तो एनी का है, लेकिन बाकी का शरीर किसी दूसरी ही लड़की का है। सारे पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी हरकत आखिर कर कौन सकता है। अब पुलिस वालों के सामने एक और सवाल खड़ा हो चुका था, ये पता लगाने का कि आखिर जो शरीर है वो किस लड़की का है। बाकी सर को तो फोटो से कंफर्म हो गया था, लेकिन अब जिसका शरीर है वो कौन था। उसी के साथ दोस्तों, उसी के साथ साथ कुछ भी गलत काम करने की जानकारी भी रिपोर्ट में नहीं आती, ना ही कुछ घर से चोरी हुआ था। इसका मतलब ये मामला ना तो चोरी का है और ना ही गलत काम करने का। हो सकता है कि वो हत्यारा एनी और दूसरी लड़की जिसका शरीर मिला है दोनों को जानता हो और दुश्मनी के चलते उसने दोनों को मार दिया हो। अगले दिन पुलिस वाले जमाल को पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, जहां विनोद तो पहले से ही जमाल पे गुस्सा था। वो उसकी खूब धुलाई करता है कि आखिर तूने एनी को मारा क्यों। तो जमाल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया साहब। पर दोस्तों पुलिस स्टेशन में एक चश्मदीद गवाह होता है। उसने कल रात जमाल को एनी के घर पे रिक्शा ले जाते हुए देखा था, जिसके बारे में उसने पुलिस को बता दिया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तू आखिर गया क्यों था एनी के घर? पक्का तूने ही उसकी और वो दूसरी लड़की की हत्या की है, बता क्यों मारा? तो जमाल सब कुछ बताता है, कल रात क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि सर मैं मानता हूँ कि मैं एनी के घर गया था, पर उसी ने मुझे बुलाया था क्योंकि वो फेस्टिवल में जाना चाहती थी और मैं उसको पिकअप करने के लिए गया था। पर जैसे ही वहाँ पहुँचा, एनी ने कहा कि उसकी कोई दोस्त भी है जो यहाँ पे आने वाली है और वो दोनों भी फेस्टिवल में साथ जाने वाले हैं, लेकिन उसे आने में लेट हो गया और एनी अकेले फेस्टिवल में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुझे वापस भेज दिया कि तुम जाओ और जब मेरी दोस्त आएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। इसलिए मैं तो रिटर्न आ गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता कि वहाँ पे क्या हुआ था। आपको यकीन ना हो तो आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो एनी के साथ। पर दोस्तों पुलिस वाले फिर भी उसको जेल में डालकर खूब मारते हैं और तब पुलिस स्टेशन में गांव का सरपंच वकील को लेके आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि आपने गलत इंसान को पकड़ा है, जमाल ऐसा नहीं कर सकता, हम सब उसको अच्छी तरह जानते हैं और अगर आपके अंदर ईमानदारी है ना, और अगर आप सच में उन लड़कियों के हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं तो आपको इस केस की अच्छे से जाँच करनी होगी, तभी सच सामने आएगा। अब विनोद तो मानने को तैयार नहीं था कि मैं जमाल को नहीं छोड़ूंगा, पर उसका सीनियर दोस्तों वापस से सारे सबूत और रिकॉर्डिंग को सुनता है और जो सबूत थे वो ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिखाते कि जमाल ने एनी की हत्या की है, इसीलिए उसको जमानत दे दी जाती है और जमाल आ जाता है वापस अपने घर। उसी दिन नदी किनारे दोस्तों एक महिला कपड़े धो रही होती है कि तभी उसके चीखने की आवाज आती है, क्योंकि नदी में तैरते हुए उसको एक लड़की का कटा हुआ शरीर दिखाई देता है जिसका सर गायब था। और दोस्तों ये शरीर एनी का है। हत्यारा बड़ा शातिर था, उसने एनी के शरीर पर उस लड़की का सर नहीं डाला, उसी लड़की का जिसके शरीर पर एनी का सर लगा हुआ था। और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस को उस दूसरी लड़की के बारे में पता चले। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि हत्यारा खुद को बड़ा शातिर समझ रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम तक बचेगा नहीं। पर जब पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता तो वो किसी को ऐसे अपराधी बताकर उठाना शुरू कर देते हैं कि तुमने हत्या की, ताकि जल्दी केस सॉल्व हो जाए। तो सरपंच गाँव वालों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है कि पुलिस वालों से केस तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो मासूम लोगों को फंसा रहे हैं। सारे गांव वाले भड़क चुके थे, इसीलिए कमिश्नर पुलिस स्टेशन आकर सारे ऑफिसर्स पे चिल्लाता है कि ये सब चल क्या रहा है, एक केस को तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पता भी ये केस हेडलाइन बन चुका है, कितना प्रेशर आ रहा है ऊपर से पब्लिक का। देखो अगर 1 हफ्ते के अंदर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो क्राइम ब्रांच को सौंप दूंगा ये केस। कमिश्नर की डांट सुनने के बाद तो सारे पुलिस वाले अपनी एडी चोटी का जोर लगा लेते हैं दोस्तों, ताकि अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। सारे गाँव वालों से पूछताछ की जाती और इसी पूछताछ के दौरान दोस्तों एक ऑफिसर उसी पागल आदमी को नोटिस करता है जिसे सोलोमन खाना दिया करता था। उस पागल आदमी के पैर टेढ़े थे और इसी तरह के पैरों के निशान उसको एनी के घर के बाहर से मिले थे, इसीलिए वो ऑफिसर तुरंत पागल आदमी को पुलिस स्टेशन लेके जाता है। लेकिन वो पागल आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग उससे पूछ क्या रहे हैं और वो किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं पाता। पर हाँ दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जरूर कर देता है, एक इंसान का स्केच बनाकर। वो भी पागल से कुछ भी सवाल किया जाता तो वो सिर्फ उसी आदमी का स्केच बनाता और ऑफिसर समझ जाता कि ये पागल आदमी खुद के होश में नहीं है, फिर ये 2 लड़की को मारने की कैसे सोच सकता है। हो सकता है कि ये स्केच बनाकर बताना चाह रहा हो कि इसने एनी की हत्या के समय इस आदमी को उसके घर के पास देखा हो और हो सकता है कि उस समय ये पागल वहीं से गुजर रहा होगा। तो दोस्तों अब फाइनली जाकर सोलोमन और पुलिस वालों के हाथ कुछ तो ऐसा लगा जो उन्हें अपराधी को पकड़ने के करीब लेके जा सकता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये इंसान है कौन। तो दोस्तों
वो व्लॉग सामने आ जाता है, याद होगा आपको, जब वो फौरन लड़की बदमाशों के साथ लड़ाई कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसने अपना कैमरा वहीं पे छोड़ दिया था, जिसके अंदर वो स्केच वाला आदमी भी रिकॉर्ड हो गया था। मतलब कि ये आदमी उस फेस्टिवल में आया था, और अगर वो फेस्टिवल में शामिल था तो गांव वाले जरूर उसको जानते होंगे। इसीलिए पुलिस वाले गांव में एक एक इंसान को उस आदमी की फोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने कभी इसको देखा। लेकिन सभी का जवाब ना में होता है, किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा होता, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये आदमी बाहर कहीं से आया होगा। तो पुलिस वाले हर पुलिस स्टेशन में उस आदमी की फोटो भिजवा देते हैं ताकि अलग अलग जगहों से उस आदमी की जानकारी मिल पाए। अब फोटो भेजने के दूसरे ही दिन शहर के पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर गोपाल गांव आता है, और यहाँ आकर वो ऑफिसर से कहता है, इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसका नाम अरविंद है। कुछ समय पहले ये मेरे पुलिस स्टेशन आया था शिकायत लेकर। तो यहाँ का ऑफिसर गोपाल से उस शिकायत के बारे में पूछता है। और दोस्तों यहाँ से कहानी जाती पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं अरविंद को। उसे एक जनरल स्टोर वाला बंदा ये कहता है कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, यही मौका है, उसको संभाल लो वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं अक्सर उसको 2 लड़कियों के साथ देखता हूँ जो वो तीनों खूब नशा करते हैं। ये सुनकर अरविंद परेशान हो जाता है। वो जैसे घर आकर अपने बेटे का कमरा चेक करता है, उसको वहाँ ढेर सारी नशीली चीजों के पैकेट्स मिलते हैं, और इस चीज से अरविंद हो जाता है उदास। और कौन पिता नहीं होगा यार अपने बेटे की ऐसी लत को देखकर। उसने तो अपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाया था ताकि अच्छा इंसान वो बन सके, लेकिन अब उसकी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। तभी उसके बेटे का फोन बजता है, जिसे अरविंद का बेटा अपने साथ ले जाना भूल गया था। तो फोन वही था। अरविंद के फोन उठाने पर सामने से 2 लड़की कह रही होती है कि अगर जल्दी से जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरे परिवार को मार डालेंगे। हमारा सामान तो खरीद कर नशा करता है पर पैसे नहीं देता। अरविंद घबरा जाता है दोस्तों ये सुनकर। वो सारे नशे का सामान घर से लेकर पुलिस स्टेशन को निकल जाता है ताकि उन लड़कियों की शिकायत कर सके। लेकिन जैसे वो कंप्लेंट दर्ज करवाता है ना, उसका दिल दहल उठता है, क्योंकि घर में सामने पड़ी थी उसकी पत्नी की लाश और पंखे से लटक रहा था उसका बेटा। अरविंद को यकीन ही नहीं होता कि ये सब क्या हो गया। सीन देखकर तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि नशा ना मिलने की वजह से अरविंद का बेटा अपना होश खो बैठा, और उसने पहले अपनी माँ की हत्या की और फिर खुद भी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लेकिन अरविंद को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, जरूर उन दोनों लड़कियों ने ऐसा किया होगा मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ। इसके बाद पुलिस जांच तो करती है, लेकिन सबूत न मिलने पर यही नतीजा निकलता है कि अरविंद के बेटे ने अपनी माँ को मारकर फिर अपनी भी खुदकुशी कर ली। पर अरविंद ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं था। जिस तरह कॉलेज में नशे का धंधा खुलेआम चल रहा है, वो उसे रोकेगा और उन दोनों लड़कियों को पकड़ कर रहेगा जिसने उसका परिवार मिटा दिया। तो वो सबसे पहले अपने बेटे के कॉलेज आता है, और जो भी लड़की नशा खरीदती है उस पे नजर बनाए रखना शुरू कर देता है, क्योंकि वही वो इंसान होगी जिसने उसके बेटे को नशे का आदी बनाया और उसकी जान ली। तो दोस्तों उसको एनी नजर आती है, हाँ, जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ गुंडों से छुपकर नशीली चीज खरीदती है, और अपनी एक और दोस्त के साथ मिलकर ये तीनों बस में सवार हो जाते हैं ताकि हॉस्टल पहुंच सके। पर उनका पीछा करते करते अरविंद भी बस में सवार हो जाता है ताकि मौका मिलने पर वो उनको जान से मार डाले। लेकिन तब एनी को शक हो जाता है कि काफी टाइम से अरविंद हम पे नजर बनाए रखे हुए हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी बाकी दोनों दोस्तों के साथ आधे रास्ते में बस से उतर जाती है और अरविंद बस में रह जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर गोपाल जब ऑफिसर को सारी बातें बताता है तो ऑफिसर समझ चुका था कि ये हत्या अरविंद ने ही की है, उसी ने दोनों लड़कियों को मारा। दोनों लड़कियों की पहचान हो गई थी और अपराधी का भी पता चल गया था। बाकी था तो सिर्फ अरविंद को ढूंढना, लेकिन ये करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसी टाइम पुलिस स्टेशन में अरविंद खुद आ जाता है, जो एक बैग लेकर आया होता है। वो टेबल पर बैग रखकर आराम से साइड में जाता है और सिगरेट फूंकना शुरू करता है। तो जब पुलिस वाले बैग खोलते हैं ना, वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर एनी की दोस्त का कटा हुआ सर मौजूद था। अरविंद कहता है कि मैंने ही एनी और उसके दोस्त को मारा, मैंने अपना बदला पूरा किया, अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुलिस भी उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। सारे मीडिया में छा जाता है कि अपराधी आखिरकार पकड़ा ही गया। लेकिन जब अरविंद को गाड़ी में डाल कर ले जाया जा रहा था, उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वो खुश था, मानो कि वो जो चाहता था वो हो गया। दूसरी तरफ हम सोलोमोन को देखते हैं दोस्तों। याद होगा आपको ये कौन है? तो सोलोमोन बस में ट्रेवल करते हुए कहीं जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टेंशन और उदास में है। और अब यहाँ पे आता है क्लाइमैक्स ट्विस्ट, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों एनी और उसकी दोस्त को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सोलोमोन ही है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी में क्या हुआ था। तो बात उस टाइम की है जब एनी अपनी दोस्त और उसकी तीसरी दोस्त के साथ बस में सवार थी, और ये तीसरी दोस्त है, इसका नाम मैरी है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि एनी नशे का काम करती है, और वो अनजाने में ही एनी की दोस्त बन चुकी थी। लेकिन जब ये तीनों अरविंद की वजह से बस से तुरंत भागे थे, तब एनी का बैग बस में छूट गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें थे करीब 40 लाख रुपए के नशे के पैकेट्स। पर इस चीज में फंस जाती है बेचारी मैरी, क्योंकि वो बैग एनी का नहीं बल्कि मैरी का था, जिसमें एनी ने वो नशे के पैकेट्स डाल दिए थे। पुलिस को बैग के साथ मैरी की भी आईडी मिली थी, इसीलिए उन्होंने मीडिया में बता दिया कि मैरी नशा माफिया ग्रुप का हिस्सा है, जो कॉलेज में ऐसी ऐसी चीजें बेचती है, खरीदती है और सच्चाई
सच्चाई जानकर बेचारी मैरी बुरी तरह घबरा जाती है कि एनी ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया, मुझे ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तो वो अपने भाई को फोन लगाकर सारी बातें बताने की कोशिश करती है कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। उसका भाई कोई और नहीं दोस्तों बल्कि सोलोमन ही है। लेकिन मैरी बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पे एनी और उसकी दोस्त आकर मैरी को छत से धक्का मार देते हैं, जिससे मौके पर मैरी की हो जाती है मौत। और वहाँ नीचे दोस्तों कुछ पत्थर रखे हुए थे, लोहे के भी पीसेस थे, जिस पर गिरने से मैरी का सर धड़ से अलग। बेचारी जिससे अपना सच्चा दोस्त मानती थी वही उसकी जान के दुश्मन बन गए। एनी और उसकी दोस्त ने इसीलिए मैरी को मारा ताकि सच्चाई वो सबको बता न सके कि नशे की चीजें एनी और उसकी दोस्त बेचते थे, वो नहीं। पर उनको क्या पता था कि मैरी ऑलरेडी सब कुछ सोलेमन को बता चुकी है। सोलेमन जान चुका था कि उसकी बहन को किसने मारा, वो कानून के सहारे बैठने वाला नहीं था। तब उसकी मुलाकात होती है अरविंद से, जो बताता है कि उन दोनों लड़कियों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिंदा रहने के लिए, इसलिए हम दोनों मिलकर उन दोनों लड़कियों को सबक सिखाएंगे। और तुम चिंता मत करना, मैं सारा आरोप खुद पे ले लूंगा, क्योंकि वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं और तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जबकि तब जाकर दोस्तों इन दोनों ने मिलकर एनी और उसके दोस्त को मार डाला। सोलोमन ने दोनों लड़कियों की हत्या की, लेकिन जब वो कटा हुआ सर अरविंद को देता है ना बैग में डालकर, तभी वो पागल आदमी जो पास से गुजर रहा था वो सारी चीजें देख लेता है। उसे लगा कि अरविंद ने ही इन लड़कियों को मारा। सोलोमन और अरविंद ने सोचा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सोलोमन पुलिस वाला था, उसको सबूत मिटाना आता था। पर गड़बड़ी वहीं हो गई कि पागल ने अरविंद को देख लिया। अरविंद को डर था कि कहीं पुलिस इस केस की तह जाकर सोलोमन को ना पकड़ ले, इसलिए अरविंद ने खुद को सरेंडर कर दिया। और यही वजह थी कि वो खुश था कि सोलोमन अब सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाएगा और वो दोनों लड़कियों को उनके केस की सजा भी मिल गई। बस दोस्त उम्मीद है आपको ये क्लाइमैक्स पसंद आया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।